अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज का हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है लेसन नंबर 38 से। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर्स, जो हम पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपके साथ शेयर करती हुई आ रही हूँ। डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ क्या है, उसको लेटर किस तरह से लिखते हैं। तो आज हमने देखना है फॉलो विद रीजंस, हम किस तरह से अच्छा एक प्रिपेयर कर सकते हैं डिसअपॉइंटिंग लेटर को, न्यूज़ को। तो वो हम देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डिटेल्ड। आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आपको पता हैं, डिटेल आपको पता है, इन्फॉर्मेशन आपको पता है, वो आपने शेयर करनी है और लॉजिक की बेस पे। ये नहीं कि आप फजूल सी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, आपको डिटेल पता नहीं है और आप डिटेल लिख रहे हैं। तो डिटेल आपने लिखनी है टैक्टफुल। सेकंड है टैक्टफुल का मतलब है कि आपने ऐसी क्लेवरनेस को शो करना है, ऐसे अच्छे वर्ड्स को गुड वे को शो करना है कि आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप लेटर में लिख रहे हैं, वो नेक्स्ट पर्सन को बुरी ना लगे। तो थर्ड है इंडिविजुअलाइज्ड। फिर है अनअपोलोजेटिक पॉजिटिव। तो आपने अन ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है, लाइक सॉरी वर्ड्स को आपने यूज़ नहीं करना, ऐसे अपोलॉजी वर्ड्स को यूज़ नहीं करना कि नेक्स्ट पर्सन को आपका जो इम्प्रेशन है वो बुरा लगे। पॉजिटिव आपने अवॉइड करना है नेगेटिव पर्सनल एक्सप्रेशंस को, लाइक यू डू नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे आपने उसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। स्टेट द रिफ्यूज़ल। अब हम ये देखते हैं 3 टेक्निक्स हैं स्टेट द रिफ्यूज़ल की, कि हम अपने नो चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टेक्निक्स हैं उसकी, वो हम देखते हैं। फर्स्टली डी एम्फसाइज द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। डी एम्फसाइज का मतलब होता है कि एम्फसाइज का मतलब होता है एक चीज़ पे ज़ोर देना। तो डी एम्फसाइज हुआ किसी एक चीज़ पे ज़ोर ना देना। तो आपने एक ही चीज़ को हाईलाइट नहीं करना। आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आपने उसको ओवरऑल सेंटेंस की तरह ही शो करना है। ये नहीं कि आप एक वर्ड को ही ले लें और उसी को ही डी एम्फसाइज करें, तो इस तरह से नहीं करना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आप मेन लेटर में लिख रहे हैं उसको आपने डी एम्फसाइज जो है वो नहीं करना है। सेकेंडली यूज़ अ कंडीशनल इफ़ और व्हेन स्टेटमेंट। आपने अपने लेटर में इफ़ और व्हेन स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है, वर्ड्स को यूज़ करना है। लाइक अगर आप कोई डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं और आप अगर इफ़ और व्हेन को लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो रीडर है, जो जिसको आप ये डिसअपॉइंटिंग लेटर दे रहे हैं, उस पर आपका जो इम्प्रेशन है वो बुरा नहीं पड़ेगा, उसको ज़्यादा फील नहीं होगा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ का। तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। थर्ड, टेल द ऑडियंस वट यू डिड, कैन डू और विल डू। तो थर्डली आपने क्या करना है कि बताना है अपनी ऑडियंस को कि आपने इस तरह के वर्ड्स को, यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है कि वी मस्ट रिजेक्ट योर प्रपोजल, वी एक्सेप्ट द प्रपोजल फ्रॉम ए बिल्डर्स। तो आपने क्या करना है, अपनी ऑडियंस को बताना है कि आप डायरेक्टली एक सेंटेंस को यूज़ नहीं कर दोगे कि नेक्स्ट पर्सन जो आप जिसको ये लिख रहे हो लेटर, उसको ये चीज़ जो है वो बुरी लगे आपकी। तो आप इसकी बजाय आप वी मस्ट रिजेक्ट योर प्रपोजल। अब ये एक वर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैं आपके साथ ये बोल देती हूँ तो आपको ये फ़ील होगी, आपको बुरा लगेगा। तो अगर मैं इसकी बजाय ये बोलूँ वी हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल फ्रॉम ए बिल्डर्स, आपने ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करना है जो नेक्स्ट पर्सन को, जो आपके ऑडियंस है, उसको बुरा ना लगे। क्लोज विद अ गुड विल। अब यहाँ पे उन्होंने उसकी गाइडलाइंस बताई हैं कि कैसे हम अपने लेटर को एक अच्छे वे से क्लोज़ कर सकते हैं। कीप इट पॉजिटिव। लाइक अगर हम लेटर लिख रहे हैं, अब हमने रिकमेंड करना है, सजेशंस देनी है, ऐसी गुड मैसेजेस को कन्वे करना है, तो हम कैसे करेंगे वो? कीप इट पॉजिटिव। आपने पॉजिटिविटी को शो करना है, नेगेटिविटी को अवॉइड करना है। बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। आपने हैप्पी तरह से जो है फ्यूचर के बारे में सोचना है, पुरसकून होकर फ्यूचर के बारे में सोचना है। बी सिंसियर, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में, तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्यूज़िंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन।
तो इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मुझे आके कोई पर्सन कह रहा है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रही, तो मैं आप यूज़ करूँगी डायरेक्ट अप्रोच को और इनडायरेक्ट अप्रोच को। ठीक है, और मैं कहूँगी कि यहाँ पे और भी क्लाइंट्स और भी एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनसे जाके डिस्कस करो, उनसे इन्फॉर्मेशन ले। तो आपने एक जो है ना गुड वे को यूज़ करना है, आपने रिफ्यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट को एक अच्छे वे को यूज़ करना है, कि नेक्स्ट पर्सन को आपकी बात फ़ील ना हो। ठीक है, आप जो ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट मैं नहीं आपको दे सकता, अब बाकी एम्प्लॉयज़ से लें, तो वो एक आपको अच्छा वे आना चाहिए कि किस तरह से किस वे में आपने नेक्स्ट पर्सन को रिफ्यूज़ करना है। आपकी जो लैंग्वेज है उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक गुड साइंस होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, तो वो आपने देखना है। लेसन नंबर 39 है डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर्स रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर अ फेवर। तो अब हमने देखना है रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर अ फेवर को। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका जो रीडर का रिलेशनशिप है ना वो डिपेंड करता है। अगर तो आपकी फ्रेंड है तो आपका जो वे होगा वो आपका चेंज होगा। अगर आपका कोई कुलीग है, आपका कोई एम्प्लॉय है, तो आपका जो बॉस है उसके साथ आपकी जो लैंग्वेज होगी, जो चीज़ होगी वो आपकी चेंज होगी। तो ये मैटर करता है कि जो आपका नेक्स्ट पर्सन है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। आप डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करोगे, इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करोगे, वो इसी बेस पे डिपेंड करेगी जब आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट पर्सन के साथ आपको पता होगा। तो उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल भी है रिफ्यूज़ अ रीफ़ंड। अब आपने क्या करना है कि रिफ्यूज़ करना है ऐसी चीज़ों को, ऐसे मटेरियल को वापस करना है। रिफ़ंड का मतलब होता है वापस करना। तो हमने ऐसी चीज़ों को वापस करना है, लाइक आपने जो एक ड्रेस ले लिया है एक्सपेंसिव, अब वो आपको अच्छा नहीं लगा या फिर उसमें आपको कोई फ़ॉल्ट नज़र आ गया, तो आप उस पेज पे ऐसी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ को कैसे शेयर करोगे, रीफ़ंड करोगे, रिफ्यूज़ करोगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कैसे गुड वे में आपने अपना लेटर कन्वे करना है। रिफ्यूज़िंग अ क्लेम। अब इसका देखते हैं कि हम किस तरह से रिफ्यूज़ कर सकते हैं क्लेम को। तो उसकी भी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। डिक्लाइनिंग एन इनविटेशन। अगर आप किसी का इनविटेशन आया, आप उन डेज़ में बिज़ी हो, आप नहीं जा सकते उसके इनवाइटेड डेज़ में, तो आप क्या करोगे, डिक्लाइन करोगे उसके इनविटेशन को। आप इस तरह का डिसअपॉइंटिंग, ये भी एक तरह की डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ ही होगी ना, जिसने आपको इनवाइट किया उसके लिए। तो आप कैसे अच्छे वे में ऐसे पॉजिटिविटी को शो करोगे, ऐसे रिस्पेक्टफुल वे में आप उसको डायरेक्टली नहीं आप रिजेक्ट कर दोगे कि मैं इस दिन में बिज़ी हूँ और मैं नहीं आ सकूँगा। तो आप क्या करोगे, आप जिस तरह से अच्छे तरीके से उसको एक पोलाइट वे में आप उसको लेटर लिखोगे और बताओगे कि मेरा जो है ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं जो हूँ नहीं आ सकता इन डेज़ में। थैंक यू के वर्ड्स को यूज़ करोगे कि आपने मुझे इनवाइट किया, आप ऐसी पोलाइट लैंग्वेज को यूज़ करोगे। उसके बाद है रिजेक्टिंग जॉब एप्लीकेशंस। अब आपने रिजेक्ट करना है जॉब एप्लीकेशंस को, कि आपको एक पर्सन उसकी गाइडलाइंस हम देखते हैं। ओपन विद डायरेक्ट अप्रोच। अब यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच आ रहा है। डायरेक्ट अप्रोच होता है हम लोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जिसमें यूज़ करते हैं, हम मेन चीज़ों को यूज़ करते हैं, मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो ओपन विद डायरेक्ट अप्रोच, हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। ठीक है, हमने ख्याल रखना है इस बात का कि हम फॉर्मल वे से अपना लेटर कन्वे करें, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स उन लोगों के लिए होता है जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। तो हमने इसमें फॉर्मल वे का यूज़ करना है। क्लियरली स्टेट वाई एप्लीकेटेंट वॉज नॉट सेलेक्टेड। तो हमने ये क्लियरली बताना है कि क्यों हमने आपका एप्लीकेंट जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए आप, और क्या वजह थी, क्या हमारी आगे रिक्वायरमेंट्स थी और आप हमारी रिक्वायरमेंट्स में नहीं उतरे। तो ये सब चीज़ें हमने डायरेक्ट उनको बतानी है। क्लोज बाय सजेस्टिंग अल्टरनेटिव्स। आपने सजेशंस भी दे सकते हो आप, तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे दी हुई हैं।
डूज़ एंड डोंट्स टू फॉलो इन प्रिपेयरिंग डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मैसेजेस। अब क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी फॉलो प्रिपेयर जब आप करोगे डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ को, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है यूज़ अ न्यूट्रल। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं डू, जो हमें करनी है। यूज़ अ न्यूट्रल और बफर्ड ओपनिंग दैट प्रोड्यूस एग्रीमेंट रेदर देन डिसएग्रीमेंट। आपने ऐसे न्यूट्रल एंड बफर्ड वर्ड्स को यूज़ करना है। बफर वर्ड्स वो होते हैं जो आप इनडायरेक्टली अपना मैसेज कन्वे करते हो, डायरेक्टली उसके डायरेक्टली आप नहीं कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करते दैट प्रोड्यूस एग्रीमेंट। तो आपने ऐसे न्यूट्रल और बफर्ड वर्ड्स के साथ ओपनिंग करनी है कि जो आपकी एग्रीमेंट को शो करे, डिसएग्रीमेंट को शो नहीं करे। सेकंड है कि आपने ऐसे फैक्ट को यूज़ करना है, एनालाइज करना है सिचुएशन को डिटेल्ड में, कि रीडर जो है वो आपकी जो आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो वो उससे कन्विंस हो जाए। वो आपकी जो होनेस्टी है और आपकी जो सिंसेरिटी है वो आपके वर्ड्स में, आपके सेंटेंसेस में, आपका जो लेटर है उसमें उसको शो हो और वो कन्विंस हो जाए। तो यहाँ पे और हैं चीज़ें, कैपिटलाइज ऑन व्हाट यू कैन डू फॉर द रीडर rather than what you can not do, यूज़ सेल्स प्रमोशन मटेरियल वट एवर अप्रोप्रिएट। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो आपको करनी है। मेक रीडर एक्शन ईजी इफ़ अप्रोप्रिएट। तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। अवॉइड द यूज़ ऑफ नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस। ऐसे वर्ड्स को इग्नोर करना है जो हमारा एक्सप्रेशन ख़राब करे। अवॉइड द यूज़ ऑफ एन अकोस्टेरी टोन। तो ऐसी टोन होगी आपकी, जो नेगेटिव टोन होगी आपकी, आपने उसको इग्नोर करना है। अवॉइड प्लेसिंग द स्टेटमेंट ऑफ रिफ्यूज़ल इन द पोजीशन ऑफ emphasizes. Avoid using company policy as the reason for justifying the refusal. अवॉइड अ स्लो स्टार्ट ओपनिंग। आपने स्लो स्टार्ट ओपनिंग को अवॉइड करना है। अवॉइड अ मीनिंगलेस क्लॉजिंग, इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, जो चीज़ें हमें नहीं करनी है। लेसन नंबर 40, राइटिंग परसुएसिव मैसेज। परसुएसिव मैसेज होता है जो हम लोग रीडर को कन्विंस करने के लिए यूज़ करते हैं। फैक्ट की बेस पर, रीज़न की बेस पे, लॉजिक की बेस पे हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को। तो उसकी हमने सबसे पहले करनी है प्लानिंग, कि हम कैसे परसुएसिव मैसेज जो हैं वो लिख सकते हैं, बना सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें है कि एनालाइज़ करना आपने अपने पर्पस को, कि आप ये जो मैसेज है, जो परसुएसिव मैसेज है, उसका पर्पस क्या है। एनालाइज़ योर ऑडियंस। आपने ऑडियंस को एनालाइज़ करना है। हमारी ऑडियंस जो है वो कितनी है, उनका माइंड किस टाइप का है, वो क्या बात सुनना चाहती हैं, उनको किस मैसेज की ज़रूरत है, किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इस सब चीज़ों को, ऑडियंस से रिलेटेड जो भी हैं, उसको एनालाइज़ करना है। सेकंड पे आपने डेवलपिंग परसुएसिव मैसेज, आपने इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है परसुएसिव मैसेज को, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है उसमें गेट योर्स रीडर्स अटेंशन। ऑब्वियसली सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ परसुएसिव मैसेज में ये होती है, जो रीडर आपका वो मैसेज पढ़ रहा है उसको, रीडर की अटेंशन को आपने गेन करना है, गेट करना है। ठीक है, उसके बाद आप बिल्ड योर रीडर्स इंटरेस्ट। आपने ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना है जो आपका इंटरेस्ट रीडर पे बना रहे, ख़राब ना हो, बिल्ड रहे। इंक्रीज़ योर रीडर्स डिज़ायर। आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। मोटिवेट योर रीडर टू टेक एक्शन। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रीडर को जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हो उसके साथ साथ आपने उसको मोटिवेट भी करना है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस इमोशनल एंड लॉजिकल अपील्स। रीइंफोर्स रेनफोर्स योर पोजीशन। तो आपने जो है अपनी जो पोजीशन है उसको स्टेबल रखना है, उसको ख़राब नहीं करना, स्ट्रॉन्ग रखना है। लाइक डील विद रेजिस्टेंस। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें एक इफ़ेक्टिव परसुएसिव मैसेज हमारा बना सकती हैं, इनको हमने ख्याल रखना है। प्लानिंग, अब नेक्स्ट यहाँ पे डीपली उन्होंने बताया है प्लानिंग, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लानिंग परसुएसिव मैसेज की हम किस तरह से कर सकते हैं। एनालाइज योर पर्पस, एनालाइज योर ऑडियंस। तो ये वही चीज़ें हैं।
लेसन नंबर 41, राइटिंग परसुएसिव मैसेज। अब है टू अवॉइड फॉल्टी लॉजिक, प्रैक्टिस द फॉलोइंग गाइडलाइंस। आपने अवॉइड करना है ऐसे फॉल्टी लॉजिक को और प्रैक्टिस करनी है इन गाइडलाइंस की। अवॉइड क्या चीज़ें करनी है आपको बेसिकली? अवॉइड हेस्टी जनरलाइजेशंस। तो हेस्टी मीन्स कि आपने ऐसी फास्ट वेज को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। ऐसी जो आप फास्ट मैसेजेस को अवॉइड करना है। आप कोशिश करें कि आप हर मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं, उसके साथ आप एविडेंस दें। ठीक है, उसकी कोई लॉजिक बताएं, उसकी कोई रीज़न बताएं। तो ऐसे अवॉइड करना है हेस्टी जनरलाइजेशन को। अवॉइड बेगिंग द क्वेश्चंस, आपने इसको भी अवॉइड करना है। अवॉइड अज्यूमिंग अ फॉल्स कॉज। अवॉइड फॉल्टी एनालॉजीज। अवॉइड अटैकिंग योर ओपोनेंट। अवॉइड इलॉजिकल सपोर्ट। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। ऐसे इलॉजिकल बेसिस पे जो आप क्लेम कर देते हैं, जो आपको नहीं पता होता इन्फॉर्मेशन, आप फिर भी उसको लॉजिक की बेस पे कन्वे करते हैं। तो इस तरह की जो इस तरह की जो चीज़ है, आपने उसको इग्नोर करना है। रेनफोर्स योर पोजीशन। तो आपने इग्नोर अपना जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आप जो फर्स्ट पे लेटर शुरू कर रहे हैं, आपका एंड तक वही पोजीशन स्टेबल रहेगी। आपने उसको चेंज नहीं करना कि फ़र्स्ट पे आपकी पोजीशन कुछ और शो हो रही थी ऑडियंस को, लेकिन लास्ट पे जाके आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। तो इस तरह की चीज़ों को स्किप करना है। इंस्टेड ऑफ दिस से दिस। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है, दिस प्लान कुड वर्क इफ़ वी रियली पुश इट। इस सेंटेंस के बजाय अगर हम लिखें विद ओवर सपोर्ट दिस प्लान विद वर्क, तो ये ज़्यादा इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट है अदर टूल्स। यूजिंग semantics skillfully is not your only persuasive tool. Here are some additional techniques you can use to strengthen your persuasive message. अब ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारी परसुएसिव टूल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, स्किलफुल हैं। तो वो हम देखते हैं। बी मॉडरेट। आपने नॉर्मल वे से अपना मैसेज कन्वे करना है। आपने ऐसी प्रेशर को यूज़ नहीं करना कि हाँ मेरे सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आप फ़ील कर रहे हैं डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ के परसुएसिव मैसेज में, तो आपने उसको अवॉइड करना है। ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करना जो आपके जो लेटर को है वो ख़राब करे। फोकस ऑन योर गोल। आपने अपने गोल पे फोकस करना है। यूज़ सिंपल लैंग्वेज। यूज़ सिंपल लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ ये जो लैंग्वेज है आपको हेल्प करती है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यूज़ करें, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को यूज़ करें जो नेक्स्ट पर्सन को, आपके ऑडियंस को वो बात समझ में ना आए। तो इससे अच्छा ये है कि आप ऐसी सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज़ करें जो आपका मैसेज भी अच्छे तरीके से कन्वे हो जाए। तो बी स्पेसिफ़िक। आपने स्पेसिफ़िक चीज़ों को जो है वो अपने मैसेज में लिखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखना है। स्पीक मेटाफॉरिकली, टाइम योर मैसेज अप्रोप्रिएटली। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी जो टूल्स हैं, कुछ परसुएसिव टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने मैसेज में। लेसन नंबर 42, राइटिंग परसुएसिव मैसेज, द सेल्स लेटर। सेल्स लेटर जो होता है वो बेसिकली इस पर्पस के लिए लिखा जाता है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, मोबाइल फ़ोन। अब मैं मोबाइल फ़ोन जो है वो किसी और को परचेज़, मैं चाहती हूँ कि कोई और जो पर्सन्स हैं, जो ऑडियंस है, वो मेरी जो मोबाइल फ़ोन है वो परचेज़ करे। तो मैं क्या करूँगी, लेटर लिखूँगी, एक सेल लेटर लिखूँगी जिसमें मैं अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज़ को शो करूँगी, उसकी बनाने के तरीके को शो करूँगी कि क्या चीज़ें इसमें, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, जो चीज़ें भी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी मैं वो शो करूँगी अपने लेटर में। तो उसको हम सेल लेटर कहेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कोई सजेस्टेड प्लान्स दिए हैं, वो हम देखते हैं। एलिमेंट्स हैं, एन ओपनिंग दैट अट्रैक्ट्स द रीडर अटेंशन। आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है फर्स्टली जो रीडर की अटेंशन को स्टेबल करें, अट्रैक्ट करें। ठीक है, कि रीडर्स का जो इंटरेस्ट है वो आपकी प्रोडक्ट में, उसको अच्छा लगे आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, उसका इंटेंशन आप अच्छी बना सको।
अ सेक्शन दैट कैप्चर्स द रीडर इंटरेस्ट। अब रीडर का जो इंटरेस्ट है वो आपने जो है वो कैप्चर करना है। लोग इसको बाय कर सकते हैं, जो लोग उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने उन्हीं लोगों को ये लेटर लिखना है जो ये चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनकी जो अटेंशन है वो इस चीज़ में है। कि जो क्लोजिंग होगी वो भी आपकी एक अच्छे वे से होगी, पोलाइट वे से होगी। तो उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। अनदर परसुएसिव लेटर सेलिंग अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन लेटर्स। कलेक्शन लेटर्स होता है कि आपने इट इज़ रिटन टू गेट द मनी फ्रॉम कस्टमर्स। आप मनी जो हैं वो कस्टमर्स से गेट करते हैं। इसके टू फंक्शंस होते हैं, एक तो ये कि आप मनी को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है टू रिटेन द कस्टमर गुडविल। आप गुडविल जो है कस्टमर की वो आप रिटेन करते हैं। तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ वन और मोर अपील्स इन राइटिंग अफेक्टिव लेटर इज़ डिस्कस्ड बिलो। तो अपील टू फेयर प्ले सबसे पहला है। अब यहाँ पे कुछ अपील्स दी हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं हम। अपील टू फेयर प्ले वो क्या होती है, वो किस तरह से होती है। तो हमने क्या करना है, अपील करनी है, ऐसी रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा जो वे है, जो हमारा बिहेवियर है वो एक मॉडरेट रहे, वो लाइक वो बुरा शो ना हो, वो अच्छी तरीके से गुड वे से हम जो है अपना जो प्रोडक्ट है कस्टमर को हम शो कर रहे हैं, तो हमारा जो वे है वो हमारा फेयर रहे, हैप्पी रहे, रिस्पेक्टफुल रहे। तो जो भी इधर पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपने जो है इसमें अपना एक अच्छा कमेंट शेयर कर देना है, एक अच्छी रेपुटेशन बना देनी है कस्टमर की, कि वो आपके जो वे है वो अच्छा हो। यहाँ पे एग्जांपल दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। व्हाट इज़ मेमो। मेमो क्या होता है, मेमो देखते हैं अब हम लोग कि मेमो किसको कहते हैं। मेमो इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेटर। लेटर जो है हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में लिखते हैं, इनफॉर्मल वे में लिखते हैं, कोई भी तरह का पर्पस हो सकता है, वो हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये जो मेमो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है लेटर की, जो अगर हम एक बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उनमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाते हैं। तो हमने क्या करना है, एक ही बिज़नेस में रहते हुए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जो वर्कर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो मेमोज़ के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, ऐसे लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। लाइक मैं हूँ कुलीग और मैंने अपने बॉस को कोई लेटर लिखना है, लाइक इनविटेशन लेटर लिखना है, या कोई वर्क से रिलेटेड लेटर लिखना है, कोई इन्फॉर्मेशन उनको देनी है, तो मैं मेमो लेटर का यूज़ करूँगी। मैं मेमो लेटर के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन करूँगी अपने बॉस के साथ। तो जर्नल फॉर्मेट भी है इसमें, जो आप देख सकते हैं कि बेसिक पर्पस इसका है रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब पर्पस हम इसका देख लेते हैं कि किन पर्पस के लिए हम मेमो लेटर लिखते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट है रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। रिक्वेस्ट करनी है इन्फॉर्मेशन की, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अपने बॉस से या कोई भी और पर्सन से जो आपके बिज़नेस में आपका वर्कर है, आपका कुलीग है, फ्रेंड है। तो आप गिविंग इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। सर्विंग एज कवर फॉर ऑल मैसेजेस एंड मेकिंग अनाउंसमेंट्स। ऑल्सो आप जो अनाउंसमेंट शेयर करने के लिए भी ये लेटर यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ अ मेमो। मेमो के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम उसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करवाने के लिए हम एक लेटर लिखते हैं। लाइक मैं एक प्रॉब्लम में हूँ और मैं अपने बॉस को वो प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तो वो इज़ इन रिटर्न जो है वो मुझे एक सॉल्विंग का लेटर लिखते हैं, जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ये ऑल्सो इसका एडवांटेज है कि सॉल्व प्रॉब्लम। प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड कैन रीच मैनी पर्सन्स। स्टिमल प्रोवाइड्स अ रिटन रिकॉर्ड। अब ये प्रोवाइड करता है आपको रिटन रिकॉर्ड। अब उसके बाद है कि मेमो रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। द फॉलोइंग सजेशंस विल बी हेल्पफुल इन राइटिंग अ मेमो रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये सजेशंस हैं जो आपको हेल्पफुल करेंगी। स्टेट द की आइडिया द रिक्वेस्ट। आप आइडिया
अब आपको ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपने कैसे रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को लिखना है। तो ये उसकी एग्जांपल है। सबसे पहले तो आपको की आइडिया देना है रिक्वेस्ट का कि आप किस चीज़ से रिलेटेड बात करने वाले हो, एक आइडिया देना है। प्रेजेंट दी डिटेल्स, आपने जो बाकी की डिटेल्स हैं उस आईडी की वो प्रेजेंट करनी है। रिमाइंड द रीडर ऑफ द रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड एडिशनल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो थर्ड पे आपने रिमाइंड करना है रीडर को उसकी रिक्वेस्ट को एंड प्रोवाइड करना है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को। और तो एंड पे आपने क्या करना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है कि कैसे ये आपने टू लिखना है, फ्रॉम लिखना है, डेट, सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने अपना लेटर जो है वो स्टार्ट करना है। उसके बाद है मेमो गिविंग इंस्ट्रक्शंस, उसकी एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्रांसमिटल मेमो की एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं। अनाउंसमेंट मेमो की एग्जांपल है। उसके बाद है मेमो रिपोर्ट्स। तो मेमो रिपोर्ट्स हैं 4 तरीके की: प्रोग्रेस रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, लेटर रिपोर्ट। तो फर्स्ट है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, उसमें जो रिपोर्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगी, उसमें जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी जो प्रोग्रेस के दौरान, वो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं कुछ, आप कैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट को लिख सकते हो। फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन है, समरी ऑफ प्रोग्रेस ऑलरेडी रिपोर्टेड, डिटेल्ड समरी ऑफ प्रोग्रेस। इंट्रोडक्शन दोगे आप कि क्या आपकी प्रोग्रेस है, आप क्या रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो। समरी आप लिखोगे, डिटेल समरी लिखोगे, नेचर लिखोगे, समरी ऑफ वर्क येट टू बी कंप्लीटेड। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है आप किस तरह से लिख सकते हो। पीरियोडिक रिपोर्ट की भी एग्जाम्पल है, वो भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से लिख सकते हैं। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है, जस्टिफाई करना है आपने रिपोर्ट को लॉजिक रीजंस के थ्रू, तो वो आप देख सकते हैं। रिकमेंडेशंस को दे सकते हैं, पर्पस उसका बता सकते हैं, तो वो भी चीज़ें आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। लेसन नंबर 43, राइटिंग रेज़्यूमे। रेज़्यूमे होता है कि आपका जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है क्रिएटेड बाय जॉब एप्लीकेंट टू एक्सप्रेस हिज हर क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस। रेज़्यूमे इज़ सिमिलर टू लेटर। लेटर में हम क्या करते हैं कि रेज़्यूमे इज़ सिमिलर टू सीवी। सीवी में हम क्या करते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है, जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो स्किल्स हैं, हॉबीज़ हैं, एजुकेशन है, उन चीज़ों को शेयर करते हैं। तो रेज़्यूमे भी एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो जॉब एप्लीकेंट जो है वो अपने लिए क्रिएट करता है, जिसमें वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी क्वालिफ़िकेशंस को, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो रेज़्यूमे ये है। उसके बाद है पॉलिसीज़ एंड फैक्ट अबाउट रेज़्यूमे। अब ये इनका डिफरेंस यहाँ पे दिया है पॉलिसी एंड फैक्ट का अबाउट रेज़्यूमे में। तो पॉलिसी कहते हैं कि आप इनकरेक्ट आइडिया को लिख रहे हो, जो चीज़ आपने नहीं की। लाइक आप कोई स्किल शेयर कर रहे हो अपनी, लेकिन वो स्किल आपकी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको अपना इनकरेक्ट आइडिया आप उसमें शेयर कर रहे हो, आप फिर भी उसको यूज़ कर रहे हो अपने स्टेटमेंट में। तो ये पॉलिसी है। द पर्पस ऑफ अ रेज़्यूमे इज़ टू लिस्ट ऑल योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। और फैक्ट वो होता है जिसमें आप कोई बिल्कुल ठीक बात को शो करते हो, इनकरेक्ट आइडिया को शो नहीं करते, करेक्ट आइडिया को शो करते हो। तो यहाँ पे उनकी डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो आपने ऑडियंस अपने माइंड में रखने हैं। अब अडॉप्ट योर रेज़्यूमे टू योर ऑडियंस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने हैं। व्हाट की क्वालिफिकेशंस विल दिस एम्प्लॉय बी लुकिंग फॉर, विच ऑफ दीज क्वालिफिकेशन आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। राइटिंग योर रेज़्यूमे, अब आप कैसे अपना सक्सेसफुल बना सकते हो रेज़्यूमे को। यू वांट टू शो दैट यू think in terms of result, know how to get things done, or well rounded, show signs of progress,
तो ये चीज़ें हैं जो आपकी रेज़्यूमे को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो फर्स्ट है रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। रिक्वेस्ट करनी है इन्फॉर्मेशन की, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अपने बॉस से या कोई भी और पर्सन से जो आपके बिज़नेस में आपका वर्कर है, आपका कुलीग है, फ्रेंड है। तो आप गिविंग इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। सर्विंग एज कवर फॉर ऑल मैसेजेस एंड मेकिंग अनाउंसमेंट्स। ऑल्सो आप जो अनाउंसमेंट शेयर करने के लिए भी ये लेटर यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ अ मेमो। मेमो के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम उसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करवाने के लिए हम एक लेटर लिखते हैं। लाइक मैं एक प्रॉब्लम में हूँ और मैं अपने बॉस को वो प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तो वो इस इन रिटर्न जो है वो मुझे एक सॉल्विंग का लेटर लिखते हैं जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ये ऑल्सो इसका एडवांटेज है कि सॉल्व प्रॉब्लम। प्रोवाइड्स अ रिटन रिकॉर्ड। अब ये प्रोवाइड करता है आपको रिटन रिकॉर्ड। अब उसके बाद है कि मेमो रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। द फॉलोइंग सजेशंस विल बी हेल्पफुल इन राइटिंग अ मेमो रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये सजेशंस हैं जो आपको हेल्पफुल करेंगी। स्टेट द की आइडिया द रिक्वेस्ट। आप आइडिया, अब आपको ये फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि आपने कैसे रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को लिखना है। तो ये वो उसकी एग्जांपल है। सबसे पहले तो आपको की आइडिया देना है रिक्वेस्ट का कि आप किस चीज़ से रिलेटेड बात करने वाले हो, एक आइडिया देना है। प्रेजेंट दी डिटेल्स। आपने जो बाकी की डिटेल्स हैं उस आइडिया की वो प्रेजेंट करनी है। रिमाइंड द रीडर ऑफ द रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड एडिशनल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो थर्ड पे आपने रिमाइंड करना है रीडर को उसकी रिक्वेस्ट को एंड प्रोवाइड करना है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को। और तो एंड पे आपने क्या करना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है कि कैसे ये आपने टू लिखना है, फ्रॉम लिखना है, डेट, सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने अपना लेटर जो है वो स्टार्ट करना है। उसके बाद है मेमो गिविंग इंस्ट्रक्शंस। उसकी एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट मेमो की एग्जांपल है। उसके बाद है मेमो रिपोर्ट्स। तो मेमो रिपोर्ट्स हैं 4 तरीके की। प्रोग्रेस रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, लेटर रिपोर्ट। तो फर्स्ट है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, उसमें जो रिपोर्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगी, उसमें जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी जो प्रोग्रेस के दौरान, वो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं कुछ, आप कैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट को लिख सकते हो। फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन है, समरी ऑफ प्रोग्रेस ऑलरेडी रिपोर्टेड, डिटेल्ड समरी ऑफ प्रोग्रेस। इंट्रोडक्शन दोगे आप कि क्या आपकी प्रोग्रेस है, आप क्या रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो। समरी आप लिखोगे, डिटेल समरी लिखोगे, नेचर लिखोगे, समरी ऑफ वर्क येट टू बी कंप्लीटेड। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है आप किस तरह से लिख सकते हो। पीरियोडिक रिपोर्ट की भी एग्जाम्पल है, वो भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से लिख सकते हैं। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है, जस्टिफाई करना है आपने रिपोर्ट को लॉजिक रीजंस के थ्रू, तो वो आप देख सकते हैं। रिकमेंडेशंस को दे सकते हैं, पर्पस उसका बता सकते हैं। तो वो भी चीज़ें आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। लेसन नंबर 43, राइटिंग रेज़्यूमे। रेज़्यूमे होता है कि आपका जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है क्रिएटेड बाय जॉब एप्लीकेंट टू एक्सप्रेस हिज हर क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस में इज सिमिलर टू सीवी। सीवी में हम क्या करते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है, जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो स्किल्स हैं, हॉबीज़ हैं, एजुकेशन है, उन चीज़ों को शेयर करते हैं। तो रेज़्यूमे भी एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो जॉब एप्लीकेंट जो है वो अपने लिए क्रिएट करता है, जिसमें वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी क्वालिफ़िकेशंस को, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो रेज़्यूमे ये है। उसके बाद है पॉलिसीज़ एंड फैक्ट अबाउट रेज़्यूमे। अब ये इनका डिफरेंस यहाँ पे दिया है पॉलिसी एंड फैक्ट का अबाउट रेज़्यूमे में। तो पॉलिसी कहते हैं कि आप इनकरेक्ट आइडिया को लिख रहे हो, जो चीज़ आप
आपने नहीं की, लाइक आप कोई स्किल शेयर कर रहे हो अपनी, लेकिन वो स्किल आपकी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको अपना इनकरेक्ट आइडिया आप उसमें शेयर कर रहे हो, आप फिर भी उसको यूज़ कर रहे हो अपने स्टेटमेंट में, तो ये पॉलिसी है। द पर्पस ऑफ अ रेज्यूमे इज़ टू लिस्ट ऑल योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। और फैक्ट वो होता है जिसमें आप कोई बिल्कुल ठीक बात को शो करते हो, इनकरेक्ट आइडिया को शो नहीं करते, करेक्ट आइडिया को शो करते हो। तो यहाँ पे उनकी डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो आपने ऑडियंस अपने माइंड में रखने हैं। अब अडॉप्ट योर रेज्यूमे टू योर ऑडियंस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने हैं। व्हाट की क्वालिफिकेशंस विल दिस एम्प्लॉय बी लुकिंग फॉर, विच ऑफ दीज क्वालिफिकेशन आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। राइटिंग योर रेज्यूमे, अब आप कैसे अपना सक्सेसफुल बना सकते हो रेज्यूमे को। यू वांट टू शो दैट यू think in terms of result, know how to get things done, or well rounded, show signs of progress। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी रेज्यूमे को सक्सेसफुल बनाती हैं। यहाँ पे हैं रेज्यूमे की टाइप्स हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में, इस लेसन में हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे रेज्यूमे की, एक क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, एक फंक्शनल रेज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे होती है जो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। लाइक हम सबसे पहले जो लिखते हैं अपना लेटेस्ट वर्क लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग फर्स्ट पे लिखते हैं। इन चीज़ों को हम सबसे पहले माइंड में रखते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती है। जो सबसे पहले जो स्टार्ट है वो लेटेस्ट वर्क से होता है, एक्सपीरियंस से होता है, स्किल से होता है। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि किस तरह से इसका लिख सकते हैं। लेसन नंबर 44, फंक्शनल रेज्यूमे। फंक्शनल रेज्यूमे जो है उसमें जो उसका फोकस ऑन स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, इसमें जो है फोकस होता है स्किल्स के ऊपर और अचीवमेंट्स के ऊपर। जैसे क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे में जो है उसका फोकस था वर्क के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर, तो इसमें जो है वो फोकस होता है स्किल्स के ऊपर और अचीवमेंट्स के ऊपर। तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी एग्जांपल दी है, किस तरह से इसको बनाया है रेज्यूमे को। उसके बाद जो है आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। रिव्यू योर रेज्यूमे, आपने एक बार चेक कर लेनी है अपनी रेज्यूमे कि आपने स्किल्स ठीक लिखी हैं, क्वालिफ़िकेशंस ठीक लिखी हैं, एजुकेशंस आपकी ठीक हैं। तो इन चीज़ों को आपने रखना है अपने माइंड में, रिव्यू देखना है। ट्राई टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यूअर। ठीक है, फॉर्मुलेट आंसर्स टू क्वेश्चंस आर यू आर लाइकली टू बी आस्क्ड। Become familiar with non-verbal cues that can enhance your interview performance। आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है जो नेक्स्ट पर्सन, जो इंटरव्यूअर है, उसको आपकी इन्फॉर्मेशन अफेक्टिव लगे। आपने उन आंसर्स को देने की कोशिश करनी है जो आप इजीली, आपने जो सवाल हैं उनको आंसर करने की कोशिश करनी है। आपने ये प्रिपरेशन में आपने ये सब कुछ चीज़ें रेडी करनी है। थिंकिंग अहेड अबाउट क्वेश्चंस, कौन से सवाल हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं और आपने इनके आंसर करने की कोशिश करनी है। हम देखते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर ग्रेटर स्ट्रेंथ्स, व्हाट इज़ योर जीपीए नॉट हायर। तो ये वो सवाल हैं जो आप, जिनके आंसर्स आप खुद से रेडी कर सकते हो। मेकिंग अ गुड इम्प्रेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यूअर, बी ऑन टाइम, कॉन्फिडेंट, courteous, कीप आई कॉन्टैक्ट, प्रोवाइड thoughtful, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट आंसर, अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट सैलरी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। इंटरव्यूअर जो आपका ले रहा है इंटरव्यू, इन चीज़ों को आपने एक तरह से अपने माइंड में रखना है, यूज़ करने की कोशिश करनी है। What do interviewers evaluate? अब यहाँ पे एक और तरह के सवाल हैं वो आपने देख लेने हैं। The most critical success factors employers are looking for, तो वो है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड वर्क, प्रोफिशेंसी इन फील्ड ऑफ स्टडी, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन ओरल बोथ, इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फिडेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, लीडरशिप,
टीम वर्क, ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं जो आपके सक्सेसफुल करती हैं आपको, एम्प्लॉयर्स को, जो आपके अंदर होनी चाहिए। 45 है लेसन नंबर ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि जो चीज़ें हमने बाकी पिछले लेसन में शेयर की हैं उनको आपने ओवरव्यू करना है इन लेसन में। तो लेक्चर नंबर 44 तक जो है हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा है, लेटर्स को देखा है, रेज्यूमे को देखा है, कलेक्शन लेटर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेटर्स इसमें हम लोगों ने देखे हैं, ऑरल प्रेजेंटेशन कैसे होती है, रिटन कैसे होती है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। अब हमें क्या करना है कि इसकी वजह से जो है हम लोग बन सकते हैं बिकमिंग अ स्मार्ट थिंकर, बिगन बीइंग एन एक्टिव लिसनर, बिकमिंग एन इफ़ेक्टिव स्पीकर। अब जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं अपने लेक्चर्स में, उसकी वजह से जो है आपको एक स्मार्ट थिंकर बनना है, एक्टिव लिसनर बनना है, इफ़ेक्टिव स्पीकर बनना है। इन चीज़ों के थ्रू आप ये चीज़ें बन सकते हैं। थिंक स्मार्टली, आपने जो चीज़ सोचनी है आपने स्मार्टली सोचनी है, क्लेवरनेस को शो करना है। लिसन एक्टिवली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई चीज़, कोई पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो आप एक्टिवली उसकी बात को सुने ताकि आपका जो आंसर है वो आप जो अच्छे तरीके से दे सकें। डोंट गेट एंग्री। अगर आपके साथ, आपको पता होना चाहिए, अगर आपके साथ जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ अगर आपको कोई दे रहा है, कोई ऐसी एंगर न्यूज़ आपको दे रहा है, तो आपको उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, स्पीक इफ़ेक्टिवली। तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। स्पीकर्स मोटिवेशन आएगा इसमें, स्पीकर्स जल्दी आएगी, स्टाइल, स्ट्रक्चर, ऑडियंस, चैनल, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं। राइट पर्पसफुली, आपका राइटिंग का एक पर्पस होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी कि आप कुछ भी राइट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए फर्स्टली कि आप किस पर्पस के लिए लिख रहे हो, आपका ऑडियंस आप कैसा है। लिव हैप्पीली, तो वी नीड मोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एलिमिनेट्स प्रॉब्लम एंड मीनिंग इन आर इन वर्ड्स। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको सीखनी हैं और सिखाई हैं, जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस हुई हैं अगेन। तो आज का ये जो हमारा कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स MCM 301, वो आज ख़त्म हो गया है।